हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरीज पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है कुपोषण। आज हम कुपोषण देखेंगे, कुपोषण के विषय में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा और ना ही इसके ज़्यादा क्वेश्चन है, तो कम समय में आपकी ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। अब कुपोषण क्या है? शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। अगर आपके शरीर को लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो आपको कुपोषण हो जाएगा, आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की जो बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। वो लोग बीमारियों के चपेट में जल्दी आ जाते हैं, जिससे वे आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जितना अधिक आपको कुपोषण की जानकारी होगी उतना आप उससे बचे रहेंगे। ठीक है, कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। जितना आप पौष्टिक आहार नहीं लोगे, भरपूर खाना नहीं खाओगे, तो आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे। प्रायः यह किशोरियों, बच्चों और महिलाओं में अधिकांश देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुपोषण ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, पहले हम देख लेते हैं। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि कम पोषण। जिसके पास खाने को पर्याप्त साधन नहीं है, कम पोषण है, तो वो कमज़ोर होगा। उससे ही हम बोल सकते हैं कि ये कुपोषित है। वो किस में आएगा? अंडर न्यूट्रिशन में। ठीक है, और ओवर न्यूट्रिशन में क्या आएगा? जो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। प्राय आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा खा पी लेते हैं तो उनका पेट बाहर आ जाता है। ये भी एक तरह का कुपोषण है। वैसे तो हम उनको कहते हैं कि बहुत ही खाते पीते घर का, ऐसा बोलते हैं। रईस परिवार से जो होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन जो अंडर न्यूट्रिशन में शामिल कौन होंगे? जिनको खाने के लिए कमी है, जिनके पास खाने को पर्याप्त सुविधा मौजूद नहीं है, पर्याप्त पोषण आहार नहीं मिलता, ये उनके लिए है ना अंडर न्यूट्रिशन। सरकार जब कोई भी प्लान बनाती है तो वो दोनों को मद्देनजर रखते हुए बनाती है, ओवर न्यूट्रिशन वालों का अलग और अंडर न्यूट्रिशन वालों का अलग। तो बेसिकली वो ध्यान किस पे देती हैं? अंडर न्यूट्रिशन वालों पर, जिनको पौष्टिक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो अपने पास से सुविधा जुटा नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। हम जो चर्चा करेंगे वो अंडर न्यूट्रिशन पर ही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों में कुपोषण के कारण क्या क्या हैं? किन किन कारणों से बच्चों में कुपोषण होता है? तो उनमें होता है जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध ना देना। फ्रेंड्स, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए अमृत समान होता है। अगर वो बच्चे को ना मिले तो वो कई तरह के कुपोषण से ग्रस्त हो जाएगा, कई तरह की बीमारियों से पकड़ लेगी। ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। उसे इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। सही समय व ढंग से पूरक आहार ना देना। अगर बच्चे को सही समय पूरक आहार ना दिया गया हो तो भी वो कुपोषण के चपेट में आ जाता है। सही ढंग से उसे खाना पीना ना मिले, सही मात्रा में उचित आहार ना मिले, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। बार बार उल्टी, दस्त और बीमार पड़ना। अगर उसे बार बार दस्त लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, बीमार हो रहा है, तो भी ये कुपोषण का एक कारण है। बार बार दस्त लगेगा तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, चलने फिरने की शक्ति उसमें बिल्कुल नहीं होगी, तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक है, जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम होना। अगर किसी भी कारणवश अगर बच्चे का जन्म हुआ है और वो 2.5 किलो से कम है तो भी वो कुपोषण के अंतर्गत आएगा। 2.5 किलो के ऊपर है तो ठीक है, लेकिन अगर 2.5 किलो से नीचे है तो अधिक कुपोषण के शिकार हो जाता है बच्चा। ये ऐसा होता है क्योंकि गर्भस्थ शिशु जब गर्भ में रहते हुए उसे पर्याप्त मात्रा में खाना पीना नहीं मिलता माँ को। आखिर जब माँ खाएगी तभी तो वो उसके शरीर में पहुँचेगा बच्चे के। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री की देखभाल करो। तो ये थे बच्चों में कुपोषण के कारण। आगे देखते हैं क्या है कुपोषण की पहचान। अब कुपोषण की पहचान आप कैसे करोगे? बच्चा सुस्त दिखने लगे, बहुत सुस्त दिखने लगे, चिड़चिड़ करने लगे या उदास या सबसे अलग कट के रहने लगे, रोता रहे, तो ये कुपोषण की पहचान होती है। कभी कभी भी बच्चा आलसी होने के कारण भी सुस्त होता है ना, पर ये उसमें नहीं गिना जाएगा। सुस्ती अलग ही तरह की चीज़ होती है जो अपन देख कर पहचान लेते हैं। बच्चा सुस्त पड़ा है, अपने आप ही चिड़चिड़ कर रहा है, हर बात में चिड़चिड़ा आ रहा हो, उदास पड़ा है, कहीं भी रोता रहता है, तो ये कुपोषण की पहचान है।
उसका वजन बढ़ने के बजाय घटने लगे। अगर उसका वजन तेजी से घटने लगे, उम्र के अनुसार उसका वजन ना हो बल्कि और घटने लगे, तो भी ये कुपोषण हो जाता है। ठीक है, आप इससे पहचान सकते हो कि कुपोषण हो गया है। जितनी उसकी उम्र है उससे कम उसका वजन है। कद बढ़ना, कम हो जाना, मगर अगर बच्चे का कद बढ़ना, उसकी हाइट बढ़ना कम हो जाती है, वो ठिगना रह जाता है। कभी कभी ठिगनापन वंशानुक्रम होता है, लेकिन ये उसमें नहीं गिना जाएगा। कद बढ़ना, कम हो जाना मतलब कुपोषण का ही एक कारण है ये। इससे भी हम पहचान सकते हैं कि कुपोषण के कारण उसका कद बढ़ना कम हो गया है। पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलता तो इससे भी कद बढ़ना कम हो जाता है। बालों का रंग भूरा और जीभ व होठों का रंग फीका हो जाना। कभी कभी बालों का रंग भूरा हो जाता है, जीभ व होठों का रंग एकदम फीका हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो बुझा बुझा सा लगने लगता है, अलग ही पता चल जाता है ना। तो ऐसे में ये होती है कुपोषण की पहचान। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं महिलाओं में कुपोषण। ये तो बच्चों में था, अब देखते हैं महिलाओं में कैसे कुपोषण होता है। 20 वर्ष से पहले ही गर्भधारण। अगर कोई बच्ची की शादी हुई है, मान लीजिए 20 वर्ष से पहले ही हो गई है, कम उम्र में, और उसने गर्भधारण कर लिया हो, ये भी एक कुपोषण का कारण है। कम उम्र में शादी हो जाना, बाल विवाह जैसे कहते हैं, उसी कारण फिर गर्भधारण हो जाता है उसे। देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं शादी के बाद, और अगर कम उम्र में हो जाए तो और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। ये कुपोषण की नज़र में आ जाता है। ठीक है, 20 वर्ष से पहले अगर गर्भधारण हो गया हो तो उसे कई तरह की समस्याएं हो जाएंगी। किशोरियों की अपर्याप्त देखभाल। टीन एज आप समझते होंगे, टीन एज में जब स्त्री का शरीर डेवलप होता है, कई तरह के हार्मोन चेंजेस होते हैं उसमें। उस समय अगर उसकी पर्याप्त देखभाल ना की जाए तो भी वो कुपोषण की शिकार हो जाती है। ठीक है, प्रसव के बाद देखरेख ना होना। कई महिलाओं की प्रसव के बाद उनकी देखरेख नहीं हो पाती है सही ढंग से, उनको उचित आहार नहीं मिल पाता है, उन्हें लगातार काम करना पड़ जाता है। भले उनका अभी प्रसव हुआ, भले 2-3 घंटे बाद उनको लगातार काम करना पड़ गया, इससे भी दिक्कत हो जाती है। प्रसव के बाद उन्हें भरपूर आराम होना चाहिए। बार बार और कम अंतर से गर्भधारण करना। अगर स्त्री का बार बार और कम अंतर से गर्भधारण हो रहा है, बार बार प्रेग्नेंट हो रही है वो, तो भी कुपोषण की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये महिलाओं में कुपोषण की पहचान है। सामाजिक पाबंदियों और पारंपरिक तरीकों जैसे आखिरी में भोजन करना। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अधिकांश आपने देखा होगा कि महिलाएं जो होती हैं वो लास्ट में खाना खाती हैं। खाने का सही समय, सही तरीका क्या है? परिवार के साथ बैठकर खाओ और सब आपस में रजामंदी से एक साथ मिलकर खाओ, तो उसकी बात अलग होती है। और सबसे आखिरी में खाना खाना मतलब समय पर खाना ना खाना, इससे क्या होता है, शरीर में हार्मोन की दिक्कत हो जाती है और उन्हें भरपूर खाना नहीं मिल पाता। बेसमय बेटाइम अगर खाना खा रहे हैं तो उनके शरीर में कुपोषण हो जाता है। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो 20 वर्ष से पहले ही गर्भधारण करना, ये भी है कुपोषण। किशोरियों में पर्याप्त देखभाल ना होना, ये भी है। प्रसव के बाद देखरेख नहीं होती, इससे भी कुपोषण होता है। बार बार और कम अंतर से गर्भधारण हो रहा है, उससे भी कुपोषण हो जाता है। सामाजिक पाबंदियों के कारण आखिरी में भोजन करना, ऐसा अधिकांश देखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसके कारण भी महिलाओं में कुपोषण हो जाता है। ठीक है, अगला है कुपोषण के प्रकार। वैसे तो 2 तरह के होते हैं, मेरास्मस और क्वाविशोरकर, लेकिन एक और होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे PEM बोलते हैं। ये अति प्रोटीन की कमी से होता है। वैसे तो तीनों ही प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है वो अति प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें पहला है मेरास्मस। ये कब उत्पन्न होता है? भूखा रहना। यदि बहुत देर तक आप भूखे हैं, ज़्यादा समय तक भूखे रहते हैं, तो आप में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, ये भी एक कारण है। डायरिया की वजह से दूध न पिलाना। अगर बच्चे को डायरिया हो गया है, बार बार दस्त लग रहे हैं, तो भी माँ क्या करती है, बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जो कि ये उसके लिए नुकसानदेह है। जबकि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है, इसलिए भले ही उसे डायरिया हो जाए, लेकिन माँ को बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये भी एक कारण है मेरास्मस होने का। शिशु अत्यंत छोटा और दुर्बल और त्वचा के नीचे चर्बी नहीं होती तथा चेहरा पतला हो जाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि त्वचा के नीचे की चर्बी खत्म हो जाती है। शिशु अत्यंत छोटा और दुर्बल दिखने लगता है जब मेरास्मस रोग होता है तब।
और चेहरा इतना पतला हो जाता है कि बूढ़े टाइप लगने लगता है एकदम। ठीक है, एकदम वृद्ध दिखने लगता है बच्चा इसमें। अत्यंत छोटा और दुबलापन दिखने लगता है। त्वचा के नीचे चर्बी बिल्कुल दबदबी से चर्बी बन जाती है, एकदम पतला हो जाता है चेहरा। वो भी एक मेरास्मस का प्रकार है। आगे है माता का दूध। माता का दूध इनको मिला नहीं, बच्चों को प्रोटीन मिला नहीं उनको, तो बच्चा क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। कभी कभी ये होता है कि माँ का दूध कम पड़ जाता है तो ऊपर का दूध देना पड़ता है, इससे भी रोग ग्रसित हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा दस्त लगने लगते हैं कभी कभी। तो ये कभी कभी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि माँ का दूध कम मात्रा में दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना हो सके माँ का दूध बच्चे को देना चाहिए, वरना उसमें ये परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो मेरास्मस में क्या होता है, भूखे रहने से होती है। ज़्यादा देर तक आप भूखे रहोगे तो हो जाएगी। बच्चा अगर डायरिया से ग्रस्त है, माँ उसे दूध नहीं पिलाती तो भी हो जाता है। शिशु अत्यंत छोटा और दुर्बल दिखने लगता है। त्वचा के नीचे की चर्बी एकदम पतली पानी जैसी दिखने लगती है ना, उसमें चर्बी नहीं बचती, सिर्फ पतला पतला रह जाता है। और फिर माता का दूध कम होना, है ना, इससे भी मेरास्मस रोग घेर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्वाशियोरकर। जब भी मैंने आपको बताया कि मेरास्मस और क्वाशियोरकर और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तीनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अब हम देखते हैं क्वाशियोरकर में क्या होता है। क्वाशियोरकर में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन ना करना। अब देखो, प्रोटीन की कमी से भी ये होता है, प्रोटीन कमी से मेरास्मस भी होता है और ये रोग भी होता है क्वाशियोरकर। 1.5 साल के बालक में जब डायरिया या मीजल्स होता है, तब जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है तब ये बीमारी अधिक उत्पन्न होती है। जब बच्चे को डायरिया और मीजल्स हो जाता है तब ये देखने में आती, प्रकट होती है तब ये बीमारी क्वाशियोरकर की। ठीक है, दिखने में बच्चा मोटा, हाथ पैर और चेहरे पे सूजन आ जाती है। दबाया जाए अगर उनके हाथ पैर में तो नीचे अत्यंत गड्ढा बन जाता है। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चों के शरीर में ऐसे उंगली अगर आप धंसा के देखोगे तो थोड़ी देर तक वो गड्ढा बना रहता है, दबदबा सा रहता है। ये इमेज देखिए, ये क्वाशिएडिमा का रोग है। ये अत्यंत दिखने में छोटा और मोटा हो जाता है ना। हाथ पैर व चेहरे पर सूजन आ जाती है। दबाया जाए तो त्वचा के नीचे अत्यधिक द्रव और एडिमा के कारण होता है गड्ढा। ये देखिए, उंगली से दबा रही है तो इसमें गड्ढा हो रहा है। ये गड्ढे मतलब बने रहते हैं, आड़े तिरछे हाथ पैर रहते हैं। ये किसके कारण होता है, ये क्वाशियोरकर बीमारी के कारण होता है। समझ गए आप लोग, इसे क्या कहते हैं, एडिमा रोग। ये है एडिमा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कुपोषण का उपचार। अब कुपोषण हुआ है तो उसका उपचार भी होगा। कैसे करना है इसका उपचार, देखिए। अधिकतर प्रोटीन युक्त अतिरिक्त आहार। जितना हो सके आपको प्रोटीन युक्त आहार लेना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। जैसे अंडे, मांस, मछली, ये खाओ। लेकिन अब हर व्यक्ति तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ तो गरीब व्यक्ति भी होते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। जैसे कि मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये भी हमारे शरीर को बहुत अधिक प्रोटीन देते हैं। आपको पता है सोयाबीन में 46% प्रोटीन होता है। और ये सोयाबीन को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते। सोयाबीन को खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसे फुलाओ, फिर उसे उबालो, फिर उसके बाद उसे इस्तेमाल करना। आप डायरेक्ट खाओगे तो पचा नहीं पाओगे, इतना ये हाई होता है। मूंगफली, उसमें भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो जो गरीब परिवार के हैं वो तो कम से कम ये अफोर्ड कर ही सकते हैं, है ना। इसलिए प्रोटीन युक्त आहार, अतिरिक्त आहार जितना हो सके उतना लेना चाहिए। सोयाबीन, मूंगफली खाना चाहिए। यदि क्वाशियोरकर की वजह से खाना नहीं खाता, अगर बच्चे में क्वाशियोरकर रोग होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, अगर बच्चा क्वाशियोरकर की बीमारी से ग्रस्त है तो खाना नहीं खाता, खाना ही बंद कर देता है। जब खाना ही नहीं खा रहा है तो उसे प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो फिर उसको उच्च कैलोरी युक्त जो आहार होता है उसे नली द्वारा दिया जाए। अगर नहीं खा रहा है तो उसे नली द्वारा वो प्रोटीन पहुंचाया जाए उसके शरीर में, मतलब लिक्विड फॉर्म में किसी भी तरह उसे पिला दो, चाहे नली के माध्यम से उसे खिला दो, है ना। इससे क्या होगा, उसके शरीर में प्रोटीन आएगा तो वो चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि अगर बच्चे का वजन 4 किलो है तो कम से कम उसे 600 ml
पिलाना चाहिए ये, ठीक है। प्रोटीन ये होना बहुत ज़रूरी है उस पे, तरल लिक्विड। अगर बच्चे का वजन 4 किलो है तो कम से कम उसे 600 ml लिक्विड तो होना चाहिए उसके शरीर में, प्रोटीन की मात्रा। ये एक अंदाज़ा बताई मैंने आपको। तो ये है कुपोषण का उपचार। अधिकतर प्रोटीन युक्त आहार दो, सोयाबीन मूंगफली दो, अंडे मांस मछली दो। यदि क्वाशियोर की वजह से खाना बंद कर दे तो क्या करें? अगर खा ही नहीं रहा है तो उसे लिक्विड माध्यम से दो, तरल माध्यम से उसके शरीर में पहुंचाओ, ठीक है। ये होता है। अगला है कुपोषण की रोकथाम। अब देखिए, पहले से ही अगर हम सावधानी रखेंगे, ध्यान देंगे तो कुपोषण उत्पन्न ही नहीं होगा, कुपोषण की बीमारी होगी ही नहीं। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? स्तन पोषण 2 वर्ष तक करना। स्तनपान हमेशा 2 वर्ष तक कम से कम जारी रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, 6 माह का हो गया, 1 साल का हो गया, तो माताएं क्या करती हैं, स्तनपान कम कर देती हैं। भले ही आप थोड़े थोड़े करके दीजिए, लेकिन उसे कम से कम 2 वर्ष तक तो जारी रखिए, ठीक है। इससे कुपोषण की रोकथाम होगी बच्चे में। 4 माह पश्चात शिशु को अन्य पौष्टिक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है 4 से 6 माह के अंतर में, तो उसे क्या करना चाहिए? पौष्टिक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। तब वो सिर्फ माँ के दूध पर डिपेंड नहीं रहेगा। कहा जाता है कि 6 माह तक सिर्फ माँ के दूध पिलाओ, उसके बाद पौष्टिक आहार देना चालू कर देना चाहिए। 6 माह तक बच्चे को कम से कम पानी भी नहीं दिया जाता। कभी कभी गांव देहात में आपने देखा होगा कि 4 से 5 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसे पौष्टिक आहार देना चालू कर दिया जाता है। दाल का पानी, दलिया, इस टाइप का कुछ देना चालू कर दिया जाता है, ठीक है। तो पौष्टिक आहार उसे 6 माह के बाद देना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे यहाँ 6 माह तक के बाद ही दिया जाता है। पीने का पानी उबालकर, पीने का जो पानी है उसे उबालकर ही देना चाहिए बच्चे को। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी तो उन्हें अलाउ ही नहीं है देना। पीने का पानी जितना हो सके उसे उबालकर, छानकर, फिर उसे ठंडा कर कर देना चाहिए बच्चे को। इससे बीमारी की रोकथाम होती है और कुपोषण का शिकार नहीं होता। शिशुओं को और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखो। जितना हो सके शिशुओं के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। उसके आसपास के वातावरण को जितना स्वच्छ रखोगे, बीमारी की रोकथाम उतनी ही ज़्यादा होगी। समस्त प्रतिरक्षण दो। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको देने के लिए, टीके हो, संक्रमण से बीमारी के संक्रमण से लड़ने के लिए जो भी उपाय है उसे उसका तुरंत फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर बच्चा बीमारी से ग्रस्त हो गया तो उसका तुरंत उपचार कराओ, जिससे कि बीमारी की रोकथाम हो जाए, ठीक है। 5 साल से कम आयु के शिशु या छोटे बालकों को नियमित रूप से जांच कराएं। अगर बच्चा 5 साल से कम है या 5 साल की आयु तक है, 0 से 5 साल तक का, और अगर उसे बार बार कुछ परेशानी हो रही है, अगर नहीं भी हो रही है, तो भी आपका फ़र्ज़ है कि नियमित रूप से उसकी हर हफ्ते या हर महीने में जब भी आपको बुलाया जाए वहाँ, तब नियमित रूप से उसकी जांच कराई जाए। बच्चे की क्या परेशानी है उसे देखा जाए समय समय पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि समय समय पर उसकी जांच कराते रहें, ताकि हमें पता रहे कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, ठीक है। ये थी कुपोषण की रोकथाम। अगला देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ध्यान देने योग्य बिंदु। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा क्या बिंदु हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, वो है ये। विटामिन ए की खुराक व टीकाकरण। इससे क्या होगा? रोगों से बचाने एवं दृष्टि दोष की रोकथाम होगी। विटामिन ए सभी को पता है आँख की बीमारी से रिलेटेड है ना। रतौंधी हो जाती है विटामिन ए की कमी से, अंधापन हो जाता है आँख का। तो क्या है, आप जैसे कि मान लीजिए आप आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक बन गए, ठीक है, महिला सुपरवाइज़र बन गए, तो आपका काम होगा कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताएं कि ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें करने से ये सब ठीक हो जाएंगी। आप उनको ज्ञान दोगे, वो नीचे वालों को ज्ञान देंगे। समझ रहे हैं ना। आप आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र बन गए हैं, आप समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यालय जाएंगे, उनकी जांच करेंगे। आप उनको आदेश दोगे, किनको? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। आप उनके ऊपर काम करोगे, है ना कि उनके नीचे। आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र जो होता है, महिला पर्यवेक्षक जो होता है, उसके नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं। आप उनको बताओगे कि ऐसा ऐसा करो, तो करेंगे, है ना। क्या करेंगे? आप बताओगे उनको विटामिन ए की खुराक दो, टीकाकरण करो समय समय पर। इससे क्या होगा? रोगों से बचेंगे, दृष्टि दोष में रोकथाम मिलेगी। आप बताओगे तो वो करेंगे, फिर वो अपने नीचे वालों को बताएंगे, जिससे वो बच्चों को और उनकी माताओं को बताएंगे, ठीक है। आयोडीन की मात्रा। आयोडीन की अगर कमी है तो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगा, उसका पर्याप्त विकास नहीं होगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा।
तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये ध्यान देने योग्य बातें उनकी, ठीक है, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये करना पड़ेगा कि आयोडीन की अगर कमी हो गई है तो उनकी पर्याप्त विकास में अगर बाधा हो रही है तो उसकी मात्रा पूरी की जाए। आयरन की कमी हो जाती है, प्रायः यह महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में जो देखी जाती है। पढ़ाई तथा चलने फिरने में विकास में कमी हो जाती है, तो इसे दूर करने के लिए पर्याप्त सक्षम हो, है ना। पूरक पोषण आहार और टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, ये सारी चीज़ें सही समय पर हों। समय समय पर बच्चों की, माताओं की, धात्री माताएं हों, गर्भवती माताएं, सबकी ध्यान से जांच होनी चाहिए। हर महीने, हर 15 दिन में उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास संतुलित हो, अच्छे तरीके से हो। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बाल संजीवनी अभियान बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आंगनबाड़ी के अंतर्गत। ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2001 में। ये आपको डेट तो याद रखनी पड़ेगी, 2001 में। अब इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए संजीवनी है। बाल संजीवनी अभियान क्या है? बच्चों के लिए संजीवनी है। बच्चों को नया जीवन देना होता है, इसमें नया जीवन दिया जाता है ना बाल संजीवनी कार्यक्रम में। ये बनाया इसलिए गया था, विकास को गति दिया जाता है और आने वाली रुकावटों को दूर किया जाता है। बच्चों के जीवन में आने वाली हर परेशानी को दूर करने के लिए बनाया गया था ये बाल संजीवनी अभियान। 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया अभियान है ये। जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए चलाया गया ये अभियान है। ये 2001 में चालू किया गया था। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाल संजीवनी मतलब बच्चों के लिए संजीवनी है। यहाँ बच्चों को नया जीवन दिया जाता है, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं उद्देश्य। इस बाल संजीवनी अभियान का उद्देश्य क्या है? कुपोषण को कम करना। बच्चों के लिए चलाया गया अभियान है बाल संजीवनी अभियान। 2001 में स्टार्ट किया गया था। और ये क्यों चालू किया गया था? बच्चों के देखभाल के लिए, बच्चों को नया जीवन देने के लिए, उनके विकास को और बढ़ाने के लिए, और उनके विकास में जो बाधाएं हैं उनको कम करने के लिए। विशेष तौर पे 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया अभियान है ये, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण को रोकना, दूर अंचलों में रहने वाले जनसंख्या तक पहुंचना। हर जितनी दूर जनसंख्या है, गांव, खेड़, गांव देहात जो है, वहां तक इस अभियान को पहुंचाना और कमी को रोकना। प्रदेश की जनता को कुपोषण के प्रति जागरूक करना। जनता अगर कुपोषण का शिकार हो रही है तो उन्हें समय समय पर कई कार्यक्रम के जरिए उनको बताना कि जनता को जागरूक कैसे किया जा सकता है। उनको उचित परामर्श देना, समय समय पर जाकर उनका मार्गदर्शन करना, ये है उसके उद्देश्य, ठीक है। कुपोषण को कम करना तो मेन उद्देश्य है। ये चलाया गया था विशेष कर कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये हमें याद रखना है। और कब चलाया गया था? 2001 में। अगला है अभियान की गतिविधियाँ। अब इसकी गतिविधियाँ देख लेते हैं। आंगनबाड़ी क्षेत्र और आसपास 0 से 5 वर्ष के बच्चों का सर्वे करना। जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका नाम दर्ज करना, लिस्ट में कौन कौन बच्चे हैं। वजन लेकर कुपोषण का ग्रेड जाना। ग्रेड के आधार पर बांटा गया है कुपोषण को। A1, A2, A3 और A4 ऐसे ग्रेड बने हुए हैं। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में। और मौके पर माता पिता को समझाना। अगर बच्चा कुपोषित है, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो माता पिता को उसकी जानकारी देना एवं स्वास्थ्य संबंधी उचित सलाह देना कि ये करो तो ऐसे कुपोषण से बाहर निकल आएगा, ठीक है। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक उपलब्ध कराना। विटामिन ए जैसे रतौंधी रोग हो जाता है, आँख की बीमारी हो जाती है ना, इसलिए बच्चों की समय समय पर जांच कराते रहें। कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये एक अभियान की गतिविधि है। नियमित टीकाकरण हो। जितने भी टीकाकरण है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को उनके नियमित हो रहा है, यानी टीकाकरण, इसकी जांच करते रहना चाहिए, ठीक है। गंभीर कुपोषित बच्चों को बाल शक्ति योजना का लाभ देना। सरकार ने बालकों के लिए जो बाल शक्ति योजना चलाई है, उसमें जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको इस योजना में लाभ देना, ये इसकी गतिविधियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण का ग्रेड, अभी हमने बात की है A1, A2, A3, A4 के नाम से बांटा गया है। A1 और A2 इसमें रखेंगे हम सामान्य कुपोषण को,
जिनमें सामान्य है, जो ज़्यादा भयावह नहीं होती। और A3 और A4 में हम गंभीर कुपोषण, जिसमें जो A4 है वो तो अति गंभीर कुपोषण की कैटेगरी में आता है। बहुत ज़्यादा जो दुबला पतला गंभीर तरीके से जो हो जाता है ना बीमार, उसके इस कैटेगरी में रखा जाता है। A1 A2 सामान्य कुपोषण है, A3 और A4 गंभीर कुपोषण कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैटेगरी वाइज डिवाइड रहता है जो। आगे देखते हैं। अब चालू हो गया यहाँ से मॉक टेस्ट। कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? अभी हमने कुपोषण का चैप्टर पढ़े, क्या है इसमें? रिकेटस, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर एवं मेरास्मस, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। रिकेटस आप जानते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। क्या बचता है? कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर एवं मेरास्मस। कितना सरल था, देखे ना आपने। थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो आसानी से आप मॉक टेस्ट लगा लोगे। नेक्स्ट है नवजात शिशु में खतरे का संकेत है। अब देखिए, ये दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शिशु को अधिक नींद आ रही है, शिशु अगर बार बार रो रहा है, शिशु के दिल की धड़कन तीव्र हो रही है, शिशु अत्यधिक हलचल कर रहा है। तो देखिए, नवजात शिशु में क्या कॉमन चीज़ है? अत्यधिक हलचल करना, बिल्कुल करना चाहिए उसे हलचल। तो बार बार रोना ही चाहिए। बच्चा अगर नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसे रुलाया जाता है, हंसते हंसते या मुंह बंद करके, वो आता तो नहीं है बाहर, है ना। तो बच्चे को जितना हो सके रुलाया जाता है। नहीं रोता है तो मार मार के रुलाया जाता है ना। शिशु की दिल की धड़कन तीव्र हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे को अधिक नींद आ रही है, ये गंभीर समस्या हो सकती है। थोड़ी देर के लिए तो नींद आती है, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा ही नींद आ रही है, सुस्त टाइप का पड़ा है, जरूरत से ज़्यादा नींद आ रही है, बच्चे को क्या रहना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए। बच्चे कभी भी सुस्त नहीं रहना चाहिए। नवजात शिशु को अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही तो ये भी खतरे का संकेत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी बात आई कि बच्चे के दिल की धड़कन तीव्र हो जाना। शिशु के दिल की धड़कन का आपको पता है 120 से 160 होती है, और बच्चे को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो नींद आने का है, ये बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अधिकांशतः बाल मृत्यु का कारण क्या है? बालकों की मृत्यु क्यों होती है? कुपोषण, संक्रमण, मलेरिया या कुपोषण या संक्रमण? तो इसका आंसर हो जाएगा कुपोषण एवं संक्रमण, दोनों कारण। ना सिर्फ कुपोषण के कारण, ना सिर्फ संक्रमण के कारण। मलेरिया सबसे अधिकांश मरने वाले लोगों में क्या है? मलेरिया के कारण लोग अधिकांश मरते हैं, है ना, अधिकांश दम तोड़ते हैं। लेकिन जो अधिकांश बाल मृत्यु का कारण पूछा है तो ये होगा कुपोषण एवं संक्रमण। इसके कारण बाल मृत्यु होती है अधिकांश बच्चों की। अगला देखते हैं। क्वाशियोरकर का प्रमुख कारण क्या है? क्या है क्वाशियोरकर का? अभी हमने क्वाशियोरकर वाला पढ़े, आपको पता होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहारों का सेवन ना करना, यह रोग मच्छर के काटने से फैलता है, यह एक संक्रमण जनित रोग है, यह रोग पर्यावरण प्रदूषण से फैलता है। अभी हमने क्या पढ़े? थ्योरी में पढ़े थे ना, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहारों का सेवन ना करना। क्वाशियोरकर, मेरास्मस, ये और एक और मैंने बताया था प्रोटीन वाला। ये सभी चीज़ें जो हैं, सभी रोग जो हैं किसी कमी से होते हैं। ये होते हैं प्रोटीन की कमी से। मैंने अभी तीनों बीमारियों के बारे में बताया था, मेरास्मस, क्वाशियोरकर और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे PEM कहते हैं। PEM जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ये तो अति प्रोटीन की कमी से होता है। लेकिन ये जो मेरास्मस है और क्वाशियोरकर है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब मच्छर के काटने से ना तो इसका कोई लेना देना है, संक्रमण जनित रोग है ये भी नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण से फैलता ये भी नहीं है। हमने जो थ्योरी में पढ़े वही आया है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहारों का सेवन ना करना। ठीक है, ये क्वाशियोरकर का प्रमुख कारण है। अगला देखते हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है? अब फिर से क्वाशियोरकर का क्वेश्चन आ गया। 1.5 वर्ष की आयु के बालकों में बहुत सामान्य होता है। तो हाँ, ये भी पढ़े हमने, 1 से 1.5 वर्ष के बालकों में होता है। पीड़ित बालक के हाथ, पैर और चेहरे पर सूजन आ जाती है, ये भी पढ़े हैं। तब प्रकट होता है जब बालक को डायरिया जैसे संक्रमण हो जाते हैं, ये भी पढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, चकते पड़ जाते हैं, है ना, और फिर उंगली दबाओ तो गड्ढा बन जाता है, जैसे एडिमा कहते हैं। ये सब रोग किस चीज़ के कारण होता है? क्वाशियोरकर में होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय क्या है? स्तनपान को प्रोत्साहन, ये भी है। माँ को पोषण संबंधी शिक्षा देना, जब वो शिक्षित ही नहीं होगी तो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी, ये भी है। माँ को समुचित प्रसव पूर्व देखभाल तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हैवी टाइप के नहीं आएंगे। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ लिए, ये वाले क्वेश्चन समझ लिए, तो आप अगर अलग से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसे कंटिन्यू कर पाओगे, मतलब क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो आप, ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसी कमी से होता है? अभी मैंने बताया मेरास्मस, क्वाशियोरकर, और ये तीसरा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ये तीनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, लेकिन ये जिसमें ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है ये अति प्रोटीन की कमी से होता है। ये नॉर्मली है इसलिए इसे गिना नहीं जाता। ये क्या होता है, किसी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से, खनिज की कमी से, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा की कमी से। तो ये होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा की कमी से। ठीक है, तीनों की कमी से होने वाला रोग है ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो फ्रेंड्स, ये थे कुपोषण पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इन्हीं में से ही आएंगे। अगर आपने थ्योरी समझ ली, जितनी बताई हूँ मैंने उतनी, तो आप आसानी से इसे कवर कर लोगे। अगर नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे प्रिपेयर करना सीख जाओगे कि ऐसा सा पढ़े थे हमने, तो ऐसे से क्या आंसर क्या हो सकता है। बेसिकली मेरा उद्देश्य यही है कि आप क्वेश्चन पढ़कर आंसर बनाना खुद से सीख लो। ठीक है, इसलिए थ्योरी के साथ साथ में ये मॉक टेस्ट लगा देती हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।